हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कन्वेंशंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की परंपराएं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि परंपराओं से क्या अभिप्राय है, परंपराएं किस प्रकार से कानूनों से अलग होती हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ब्रिटिश संविधान में किन किन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या परंपराएं विद्यमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो एक अलिखित संविधान है, क्योंकि ये मुख्यतः प्रथाओं पर आधारित है। और प्रथाएं क्या हैं? प्रथाएं बेसिकली वो रीति रिवाज, वो परंपराएं या कुछ ऐसे पूर्व उदाहरण हैं जिन्होंने ब्रिटेन के संविधान के विकास में योगदान दिया है। यानी पॉलिटिकल कंडक्ट के, राजनीतिक व्यवहार के कुछ ऐसे अनरिटन नियम जिन्हें समय के साथ जनता ने अप्रूवल दे दिया है, जो ब्रिटिश संविधान के एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। हालांकि इन्हें तोड़ने पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या बहुत ज़्यादा यूटिलिटी का काम करते हैं, इसलिए इन्हें बनाए रखा जाता है। लोग इन्हें तोड़ते नहीं हैं, इन्हें कायम रखते हैं। तो इसलिए एंसन ने कहा है कि कन्वेंशंस आर द कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसके अलावा जेएस मिल ने कहा है कि कन्वेंशंस आर अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट किस प्रकार से जो कन्वेंशन है वो कानूनों से अलग होती हैं। बेसिकली जो कन्वेंशंस होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो विकास करती हैं, जबकि कानून जो हैं वो बनाए जाते हैं। यानी जो कन्वेंशंस है वो किसी एक दिन का या कुछ दिन के कामों का परिणाम नहीं है, बल्कि वो लगातार विकसित होती हैं। लेकिन जो कानून है वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बैठकर बनाए जा सकते हैं। कानून जो है वो व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि कन्वेंशंस फॉलो की जाती हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो कन्वेंशन या परंपराएं हैं वो अलिखित होती हैं, लेकिन जो कानून हैं वो लिखित रूप में होते हैं। कन्वेंशंस अनसर्टेन होती हैं, अनिश्चित होती हैं। कौन सी परंपरा आगे चल के क्या रूप ले लेगी कोई नहीं कह पाता, लेकिन जो कानून है वो निश्चित होते हैं, क्योंकि वो लिख दिए गए होते हैं, इसलिए उनमें स्पष्टता होती है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो कन्वेंशंस या परंपराएं हैं उनमें अगर चेंज करना है तो उसका कोई विशेष तरीका नहीं है, लेकिन कानूनों को मॉडिफाई करने का, कानूनों को चेंज करने का तरीका होता है। जैसे हम देखते हैं कि कानूनों में संशोधन के दो तीन प्रकार के तरीके पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो संविधान है उनको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में डालते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट हैं वो कानूनों को तो मान्यता देते हैं और कानूनों के आधार पर न्याय करते हैं, लेकिन वो परंपराओं को मान्यता नहीं देते हैं। यानी अगर कोई किसी परंपरा का उल्लंघन कर दे तो ऐसे में वो कोर्ट की शरण में नहीं जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी कानून का उल्लंघन कर दिया जाए तो उस कानून के उल्लंघन करने की वजह से उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन परंपराओं के तोड़ने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो प्रथाएं हैं वो एक्सीडेंटल ग्रोथ का कारण होती, मतलब अचानक से बन जाती हैं, अपने आप सोच समझ के नहीं बनाई जाती हैं। वो अनसर्टेन होती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उनका अपना अलग अलग अर्थ निकाल सकता है, क्योंकि वो लिखित नहीं है ना। तो उनको बदलने का कोई निश्चित ढंग नहीं है, न्यायालय उनको मान्यता नहीं देते हैं, या अगर कोई उनको तोड़ भी दे तो उसे किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट करती हैं, ये नई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप बदलती रहती हैं। तो ये थी कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर हम कन्वेंशंस और कानूनों के बीच में अंतर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान की कौन कौन सी परंपराएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बेसिकली हम आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन परंपराओं को जो राजा या रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो किंग या क्वीन है वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और खुद जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहता है।
ठीक है। इसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के कार्यपालिका का मुखिया है। इसके अलावा ना तो वो कैबिनेट की मीटिंग्स में भाग लेता है और ना ही कैबिनेट को जो है एक तरीके से प्रिजाइड करता है। इसके अलावा वो जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंट करता है। जो सम्राट है, हालांकि उसको कॉमन सभा को भंग करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन अब ये परंपरा बन गई है कि वो अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। यानी हम कह सकते हैं कि परंपराओं ने राजा या रानी को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि वो संसद के द्वारा पारित सभी विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस राजा या रानी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे स्पीकर, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष माना जाता है, उससे संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे जो स्पीकर का चुनाव होता है, तो स्पीकर अनअपोज्ड चुना जाता है, यानी सर्वसम्मति से चुना जाता है। अगर एक व्यक्ति स्पीकर के पद के लिए खड़ा है तो दूसरा व्यक्ति उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक बार जो व्यक्ति स्पीकर बन जाता है वो पार्टी पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेता है और निष्पक्ष होकर काम करता है। इसके बारे में तीसरी प्रथा ये है कि जो भी व्यक्ति एक बार स्पीकर चुना जाता है वो बार बार पुनर्निर्वाचित होता रहता है। यही वजह है कि वहाँ कहा जाता है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की प्रथा प्रचलित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसद के बारे में किस प्रकार की प्रथाएं, किस प्रकार की परंपराएं इंग्लैंड में प्रचलित हैं। तो 14वीं सदी के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से संसद वो अपने आप दो सदनों में विभक्त हो गई थी, जो मात्र एक संयोग था। लेकिन आज भी जो ब्रिटिश संसद है उसमें दो सदन है, और ये जो द्विसदनीय स्वरूप है ये परंपरा पे ही आधारित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण परंपराओं में सबसे पहली तो ये है कि संसद की साल में कम से कम एक बार बैठक जरूर बुलाई जाए। अ, क्योंकि इसमें जो बैठक बुलाई जाती है उसी में जो विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेशन है वो अ, सम्राट की स्पीच के साथ शुरू होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी कानून, जो भी बिल है वो कानून का रूप लेता है तो उसके लिए 3 स्टेजेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, जिसे हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के नाम से जानते हैं। तो विधि निर्माण की ये जो प्रक्रिया है ये भी परंपरा पे आधारित है। तो इस पर एक अन्य परंपरा ये भी है कि जो कॉमन सभा है वो अनुदान की मांग में कमी कर सकती है, बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लॉर्ड सभा है वो ब्रिटेन का सर्वोच्च सदन है। ये भी परंपरा बन गई है कि जब सदन एक न्यायालय के रूप में बैठता है तो सारे सदस्य उसकी बैठकों में भाग नहीं लेते थे। हालांकि अब हमने स्लाइड में इसको इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अब ब्रिटेन में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, और अब जो लॉर्ड सदन है वो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर काम नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन कन्वेंशंस की, उन परंपराओं की जो कैबिनेट के संबंध में बन गई हैं या उसके कार्य व्यवहार से संबंधित है। सबसे पहला तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि लीडर माना जाता है कैबिनेट का, वो हाउस ऑफ कॉमन से लिया जाता है, यानी निम्न सदन से लिया जाता है, उच्च सदन से नहीं लिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैबिनेट के या मंत्रिमंडल के जितने भी मेंबर हैं वो सभी संसद के सदस्य होते हैं। अगर वो संसद के सदस्य नहीं हैं और मंत्री बना दिए गए हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 महीने के अंदर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावा एक परंपरा ये भी है कि कैबिनेट अपने पद को तब तक धारण करती है जब तक कि उसे लोकप्रिय सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त हो। यदि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत खो देती है तो ऐसे मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कैबिनेट है वो एक तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम का पालन करती है। यानी अगर एक बार कैबिनेट में कोई फैसला हो गया, फिर चाहे कोई मंत्री उससे सहमत है या नहीं है, उन्हें उसके लिए बराबर जिम्मेदार माना जाता है, यानी वो फैसला जो है वो सबका फैसला माना जाता है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान वहाँ पर जो डिफरेंट पार्टीज हैं यानी सत्ताधारी और जो विपक्षी दल हैं वो मिल कर के राष्ट्रीय सरकार का गठन करते हैं। तो ये भी परंपरा वहाँ पर रही है। इसके अलावा अगर हम कॉमनवेल्थ नेशंस से संबंधित उपनिवेशों से संबंधित परंपराएं देखें तो हम देखेंगे कि जो उपनिवेश या कॉमनवेल्थ नेशन ये शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली उन देशों के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे और बाद में जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। जैसे हम देखेंगे कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का स्टेटस नहीं लिया है, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस लिया है, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो इन देशों ने मिलकर के अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप को हम कॉमनवेल्थ बुलाते हैं। तो सबसे पहली तो परंपरा ये है कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उस उनके लिए कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो वॉलेंट्री है। वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसके सदस्य बने या ना बने। दूसरा ये है कि जो जैसा पहले होता था कि जैसे हम जो इंडिया है ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था तो उस समय इंडिया के लिए बहुत सारे कानून ब्रिटिश संसद पास करती थी। जो कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई बिल जो पास है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एक परंपरा बन गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उन मैटर्स पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए कानून बना सकती है जिन मैटर्स पे कॉमनवेल्थ कंट्री उनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन ये केवल उनकी रिक्वेस्ट पे होगा और उस कानून को मानना या ना मानना इन देशों के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर जो किसी प्रकार का चेंज होता है कानून में जो रिलेटेड है कि वहाँ के राजा या रानी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इसका अप्रूवल जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है या डोमिनियंस है उनसे लेना ज़रूरी है। यानी जो लोग उसे अपना शासक मानते हैं या शासिका मानते हैं उन लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में ये थी कुछ कन्वेंशंस। आइए अब जानते हैं कि जैसा कि हमने शुरू में कानून और परंपरा के बीच भेद देखा था कि किस प्रकार से जो परंपराएं हैं वो अलिखित होती हैं, अनिश्चित होती हैं, उनके बदलने का कोई ढंग नहीं होता, अगर उन्हें तोड़ दिया जाए तो भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं? आखिर परंपराओं के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है जिसकी वजह से परंपराओं का पालन किया जाता है? तो इसके बारे में हमें डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जिक्र कर सकते हैं प्रोफेसर डायसी का, जिन्होंने कहा है कि जो परंपराएं और कानून हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी परंपरा का उल्लंघन करते हैं तो उससे कानून भी भंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बोलते हैं कि मान लीजिए वहाँ का आर्मी एक्ट है, तो एक परंपरा है कि संसद साल में कम से कम एक बार जरूर बैठती है, और मान लीजिए अगर संसद की इस परंपरा को फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, जो सेना अधिनियम है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हर साल पास कराना पड़ता है, और अगर ये पास नहीं हुआ तो सेना रखना या सेना पे खर्च करना सब अवैध हो जाएगा, है ना। इसके बिना जो वित्तीय अधिनियम है, जो विनियोग अधिनियम है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि कानून में व्यवस्था है कि बजट की स्वीकृति भी हर साल होनी चाहिए, तो इस तरह सरकार का जो कामकाज है वो भी ठप हो जाएगा। इसलिए डायसी का कहना है कि जो परंपरा है उनके पीछे कानून का बल है, क्योंकि किसी भी परंपरा के उल्लंघन से कानून का भी उल्लंघन होता है। हालांकि इस मत में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन उससे जो हमारी समस्या है उसका पूर्ण हल नहीं होता, क्योंकि बहुत सी परंपराएं ऐसे हैं जिनके उल्लंघन से किसी कानून का भंग, मतलब जो कानून है वो भंग नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि लोक सभा का कोई सदस्य उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो इससे कौन से कानून को चोट पहुंचेगी। इसी प्रकार अगर ये कहा जाए कि जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत का समर्थन खो देने पर भी त्यागपत्र नहीं देगा, तो इससे भी कोई कानून भंग नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये ऐसा लगता है कि मतलब भाई सही नहीं है, क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो इंग्लैंड की संसद है वो सर्वोच्च है। तो इंग्लैंड की संसद ये भी कर सकती है कि वो कोई ऐसा एक्ट पास कर दे कि भाई 5 साल में एक बार इस अधिनियम को पारित करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल तक संसद की बैठक बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी।
लेकिन ऐसा है नहीं। कहने का मतलब ये है कि बेशक से कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हम किसी परंपरा को तोड़ते हैं तो कानून का उल्लंघन होता हो, लेकिन फिर भी जो कन्वेंशंस है उनको पालन किया जाता है, क्योंकि कन्वेंशंस आर कोड ऑफ ऑनर, क्योंकि उनसे सम्मान का प्रतीक है वो, है ना। क्योंकि लोगों ने लगातार उस परंपरा को फॉलो किया है और वो पुराने समय में शुरू होकर आज तक अगर चली आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग उन परंपराओं को सम्मान करते हैं, उन परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए परंपराओं को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा बोला जाता है कि इनके पीछे पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत की शक्ति होती है। जनमत की शक्ति के कारण भी परंपराओं को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर किसी परंपरा को तोड़ने की कोशिश की जाती है या उसकी जगह कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, तो जनता ऐसे बातों का, ऐसे तत्वों का विरोध करती है। तो उस विरोध से बचने के लिए भी कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश पीपल हैं वो अपने स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर हैं, और आप जानते हैं कि उनके रूढ़िवाद की वजह से, उनकी पुरानी चीज़ों से लगाव की वजह से ही आज भी वहाँ पर राजतंत्र बना हुआ है। तो ऐसे में उनकी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के प्रति उनका अगाध विश्वास है, उन परंपराओं को वो बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वो परंपराओं में इतना भरोसा रखते हैं कि वहाँ पे कोई लिखित कानून ना होने, कोई लिखित संविधान ना होने के बावजूद भी उनका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए भी जो परंपराएं हैं, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को स्मूथली फंक्शन किया है और वहाँ के लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए भी कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जितनी कन्वेंशंस हैं, उन्होंने वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र को ख़त्म कर करके डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र लाने में सहायता दी है। तो क्योंकि ये अच्छे शासन की प्रतीक हैं, क्योंकि ये अच्छे शासन को बनाए रखने में हेल्पफुल हैं, इसलिए भी कन्वेंशंस या परंपराओं को फॉलो किया जाता है। ये भी उसके पीछे एक शक्ति का काम करती हैं। इसके अलावा कन्वेंशंस की जो अगर महत्व को देखें कि ये क्यों महत्व है, क्यों बनाए रखना चाहिए, तो इसलिए इस हम कह सकते हैं कि सबसे पहली तो इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इन्होंने जो निरंकुश राजतंत्र है उसको सीमित राजतंत्र में बदल दिया। और इसके अलावा वो उन्होंने वहाँ का जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित होने की वजह से डायनेमिक रहा, यानी जब जिस तरीके के चेंज की ज़रूरत थी उसी समय वैसा चेंज उसमें समय के साथ अपने आप आता गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से वर्केबल बनाए रखा। हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके जब सोर्सेज को देखते हैं तो सोर्सेज भी किसी न किसी परंपरा से आते नजर आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने हाउस ऑफ कॉमन्स की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया है समय के साथ, और जो वहाँ का प्रशासन है उसको लोकतांत्रिक बनाया है। इसके अलावा ना केवल लोकतांत्रिक बनाया बल्कि प्रशासन में दक्षता लाई है। तो इसलिए वहाँ पे जो कन्वेंशंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि कन्वेंशंस को लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड बुलाया जाता है। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम सही से काम कर पाएगा, इसकी कल्पना वहाँ पे परंपराओं के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे परंपराएं ही हैं जो उस कानून का मेन सोर्स हैं, और जो उस कानून को, उस संविधान को समय अनुसार बदलने की और क्षमतावान बनने की शक्ति देती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए जानते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने शुरुआत की ये जानने से कि कन्वेंशंस या परंपराओं का क्या अर्थ है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से ये कानून से भिन्न होती हैं। इसके बाद हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं को जाना, जिसमें हमने राजा से संबंधित परंपराएं, स्पीकर से संबंधित परंपराएं, पार्लियामेंट और कैबिनेट से संबंधित और कॉमनवेल्थ नेशन से संबंधित परंपराओं का अध्ययन किया। इसके बाद हमने जाना कि कन्वेंशंस के पीछे कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं जिनकी वजह से परंपराओं का पालन किया जाता है। उसके बाद हमने जाना कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, और फाइनली हमने लेक्चर को कंक्लूड किया। ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।